नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप वेदवाल। और आज बात उत्तराखंड के उस वीर बालक की जिसने अपने प्राणों पे खेल के अपनी मां की जान बचाई। मतलब अगर वो उस गुलदार को नहीं भगाता तो शायद उसकी भी जान चली जाती और मां की भी जान चली जाती। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता पंकज सेमवाल की। तो आज वीर तुम बढ़े चलो। उत्तराखंड का टिहरी जिले के जाखड़ीधार ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है नारगढ़। 8-10 परिवारों के इस गांव में कब जंगली जानवर आ जाए और हिंसक जानवर किसको निवाला बना दे कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही हुआ 10 जुलाई 2016 की रात को। विमला देवी सेमवाल नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ सो रही थी और गुलदार आया और उसने उन पर झपट्टा मार दिया। उनका बेटा पंकज सेमवाल तुरंत हरकत में आया और पास ही रखे एक डंडे से उसने गुलदार को भगाया। संघर्ष हुआ, विमला देवी लहूलुहान भी हुई, लेकिन पंकज ने अपनी मां की जान बचा दी और वीरता की एक मिसाल कायम। गुलदार यानी तेंदुआ, जिसका नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वो सामने आ जाए तो क्या होगा, लेकिन इस बहादुर बालक पंकज सेमवाल ने जो कर दिखाया वो दांतों तले उंगली दबाने वाला है। साहस और वीरता की ऐसी मिसाल इसने दी है जो लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक छोटे से गांव नारगढ़ के रहने वाले पंकज सेमवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी बहादुरी से प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय तौर पर लोगों के दिलों में जगह बना ली है। इस 16 साल के बालक पंकज सेमवाल ने अपनी मां को गुलदार के मुंह से जिंदा बचाने की जो हिम्मत दिखाई है वो शायद ही किसी में हो। 10 जुलाई 2016 रात का समय। पंकज सेमवाल अपनी माता विमला देवी और भाई बहन के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी अचानक रात के करीब 1 बजे गुलदार ने विमला देवी पर हमला कर दिया। नरबख्शी बाग के चंगुल में फंसी विमला देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पंकज ने जैसे ही मां के चिल्लाने की आवाज सुनी वो फौरन उठे और मां को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गए। नरबख्शी गुलदार ने पंकज सेमवाल पर भी हमला किया, लेकिन पंकज नहीं डरे। उन्होंने पास में पड़े डंडे से गुलदार पर वार किया। वो लगातार गुलदार पर हमला करते जा रहे थे। तेंदुए के हमले से पंकज की मां गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी और लगातार उसके शरीर से खून बह रहा था। अपनी मां को लहूलुहान देख पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो लगातार डंडे से तेंदुए पर वार किए जा रहे थे, जिससे गुलदार उल्टे पांव वहां से भाग गया। पंकज ने घायल मां को गांव वालों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। साहसी पंकज के पिता नहीं है और मां खेती का काम कर अपने परिवार का गुजर बसर करती है। जब पंकज सेमवाल की हिम्मत की कहानी उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद तक पहुंची तो उन्होंने गहन जांच पड़ताल के बाद राज्य से 4 वीर साहसी बच्चों का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 के लिए भेजा, जिनमें पंकज सेमवाल का नाम फाइनल हो गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुर पंकज सेमवाल को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी पंकज सेमवाल की वीरता को सलाम किया। इस वीर बहादुर की बहादुरी को पीएम मोदी ने सराहना करते हुए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। वीरता पुरस्कार के लिए चयनित होने के बाद पंकज सेमवाल ने कहा कि उन्होंने जो किया वो उनका पुत्र धर्म था, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आपने अपनी मम्मी को दूसरा जन्म दिया है। ये कह के हमें हमारा नाम पुकारते हैं कि आपने मम्मी को दूसरा जन्म दिया है। पर मैं ऐसा बोलता हूँ नहीं, क्योंकि मम्मी तो मम्मी ही होती है। माँ से बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पूरे कुछ भी मिल जाए पर लेकिन माँ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा मैडम। मैं भी अभी आ रही, पहली बार आई दिल्ली। मैं भी उसके पीछे बहुत सारों का मुंह देख लिया, बेचारों को जिनका नहीं भी देखना था उन्हों का देख लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसके पीछे यहाँ तक पहुँच गई। पंकज सेमवाल के इस बहादुर कार्य ने उनके गांव के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय विजेता पुरस्कार के लिए पंकज के चयन को लेकर
उनके गांव के लोग और स्कूल के शिक्षक जमकर तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए उस मंच तक चुने जाना अपने आप में एक गौरव की बात है। ये बालक तो हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज रजाखेत में कक्षा 12वीं का विज्ञान वर्ग का छात्र है, कक्षा 6 से पढ़ रहा है। तो सभी बच्चों को हम वाच करते हैं तो ये बालक बचपन से ही बड़ा फुर्तीला और ऐसे सामाजिक कार्यों में भी विशेष रुचि इसकी रहती थी। जैसे कि गांव के लोग भी कहते हैं, आज भी करता है, गांव के कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ये इसकी बड़ा अदम्य साहस है। 10 जुलाई को मेरी मम्मी पे बाघ ने हमला किया था। उस दिन मेरे भाई ने मेरी मम्मी को बचाया था। बाघ को डंडे से भगाकर उसने मम्मी को बचाया, जिस कारण उसका वीरता पुरस्कार में नाम आया। वो वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरा भाई है और उसने बहुत बड़ा काम किया है। पंकज सेमवाल मेरा भाई जी का लड़का है। उसने अपनी माँ की जान बाघ से बचाई थी। दो बार बाघ उन पे झपटा, उसने डंडे से जो है बाघ से अपनी माँ की जान बचाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पे कि उसे जो है वीरता पुरस्कार के लिए जो है चयन किया गया उसका। और संदेश उत्तराखंड के करीब 10 ऐसे साहसी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत से लड़े हैं और अपनी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। अब इन बच्चों की लिस्ट में पंकज सेमवाल का नाम भी जुड़ गया है। इस वीर बालक ने लोगों को बहादुर बनने का संदेश देते हुए मनुष्य की जान को सर्वोपरि बताया। मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत से बाहर निकालो, फिर अपने आप अपना काम कर लो, चाहे हमारा कितना बड़ा भी काम हो जाए, लेकिन पहले जो मुसीबत में उसे पहले सॉल्व कर लो आप। 16 साल की उम्र में गुलदार से भिड़ने का जो जज्बा टिहरी के पंकज सेमवाल ने दिखाया, उसे उत्तराखंड ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने सराहा है, जिससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो देखा आपने पंकज ने किस वीरता के साथ गुलदार का सामना किया, अपनी मां के प्राण बचाए और अपने को भी बचाया। यहां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा ना, जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं वीर बालक पंकज सेमवाल की। जी हां, पंकज सेमवाल जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए गुलदार को भगाया और अपनी मां के प्राण बचाए। पंकज सेमवाल ने एक नई मिसाल कायम की है कि जब समय, काल और परिस्थिति, जिसको कहते हैं प्रति उत्पन्नमति, उसमें क्या किया जाए। क्योंकि कोई भी आदमी जब वीरता दिखाता है तो उसके जहन में यह होता है करो या मरो। पुरस्कार बाद की बात होती है, लेकिन उस टाइम पे या तो मर जाओ या फिर अपने प्राणों पे खेल के दूसरे के भी प्राण बचाओ और अपने को भी बचाओ। इसी पे आज हमने ये कार्यक्रम बनाया है, वीर तुम बढ़े चलो, और चर्चा करेंगे खुद पंकज सेमवाल और उनकी माताजी विमला देवी सेमवाल जी से। पंकज जी, विमला जी, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी वीरता के कारनामे के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। कैसा लगता है दिल्ली में जब सम्मान होता है और राजपथ में परेड में आपको शामिल किया जाता है? जी पंकज जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम राजपथ में गए थे तो हमने वहाँ भी देखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वहीं बैठे हुए थे दर्शकों के बीच। अच्छा लग रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि वो हमारे बीच ही वहीं पे बैठे हुए थे और हम जीप में बैठकर इधर उधर सभी लोगों को देख रहे थे। तो लोग बड़े खुश थे और लोग हंसते हंसते हमें हमारा वो सम्मान दे रहे थे हमें कि आप बड़े उत्साहवर्धन कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे। विमला देवी जी, क्या हुआ था उस रात, 10 जुलाई 2016 की रात? कुछ बताएंगे आप, उस रात क्या हुआ? जी विमला जी। सब मेरे चारों बच्चे साथ में सो रखे थे जी। मैं जब बाघ आए
सीढ़ियों से मुझे खींच के लाया, तब तक इसकी मेरे बेटे की नींद उठ गई। जी, तब नींद उठ गई। बाघ ने आप पे हमला किया था? हाँ, खींच के ला रहा था सीढ़ियों से। बाघ खींच के लाया था। पंकज आप बताइए, आपको उस टाइम पे क्या सूझा आपको उस टाइम पे? नहीं सर, 10 जुलाई 2016 रात्रि 1 बजे की बात है जी कि अचानक हम सीढ़ियों में वो बरामदे में सोते हैं जी। तो मैं, मेरी बहन, भाई, सभी लोग हम सो रखे थे। पापा मेरे अंदर सो रखे थे, तो गर्मी बहुत थी तो हम बाहर में सो रखे थे। मम्मी के बगल में मैं सो रखा था। तो जहाँ पे हम सोते थे तो वहाँ पे मम्मी के बगल में मैं सोता हूँ। तो जहाँ पे हम सोते हैं तो वहाँ पे डंडे और पत्थर अक्सर रखा करते हैं, अभी भी रखते हैं। तो अचानक 10 जुलाई 2016 रात्रि 1 बजे को, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। पंकज, डंडे और पत्थर क्यों रखते हैं ये बताइए आप? क्योंकि वहाँ जंगली जानवरों का भय रहता है कि वो आएंगे। वो जंगली जानवर जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में हमारे गांव में तो वो बाघ भी है। चलिए अब आप बताइए, 10 जुलाई 2016 की रात आप कुछ बता रहे थे। जी, 10 जुलाई 2016 को हम सभी बाहर में सो रखे थे। तो अचानक एक दिन बाघ आ गया और मम्मी को खींच रहा था सीढ़ियों से। 2-3 सीढ़ियों तक खींच लिया था कि अचानक मम्मी रो रही थी, तो अचानक मेरी नींद उठ गई। तो मेरे पास में रखे थे डंडा और पत्थर, तो मेरे हाथ में सबसे पहले डंडा लगा। तो मैंने सबसे पहले डंडे से ही पहले उसके 2 मारे सिर पे, तो फिर आंगन में छुप गया नीचे जाके। और फिर मैं आंगन में उतरा तो फिर मेरे पे आने लगा। तो मैंने देख लिया था उसको, मेरे पे आ रहा था। तो मैं तब तक 1-2 डंडे की और मार दी उसकी पीठ में, तो जंगल की तरफ दहाड़ के निकल गया। तब तक जो मेरे छोटे भाई बहन थे उन्होंने लाइट जलाई और शोर मचाने लगे। तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो मम्मी का बहुत खून बह रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है। तो हमने सुबह का इंतजार किया, क्योंकि हमारे गाँव में थोड़ा प्राथमिक चिकित्सा देने की थोड़ा दिक्कत है और वाहन भी थोड़ा नहीं है। वाहन थोड़ा दूर है, तो 1-2 घंटे गाड़ी में आने में लग जाता है, फिर ले जाना भी है। फिर प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए हम सबसे पहले नंदगांव ले गए। नंदगांव वालों ने बोला कि यहाँ थोड़ा घाव थोड़ा ज़्यादा है तो आपको आगे ले जाना पड़ेगा। तो हम फिर नई टिहरी ले गए प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए। फिर नई टिहरी से मम्मी जब वापस आई तो मम्मी को 4 महीने तक हमने प्राइवेट डॉक्टर से ही घर में इलाज दिलाया। और मम्मी को 4 महीने तक इलाज दिलाया तो प्राइवेट डॉक्टर से ही दिलाया। तो मम्मी बेड पे ही लेटी रही, बेड पे ही हमने सारा सब कुछ किया, खाना देना सब। लंबे इलाज के बाद वो कुशल हुई, सकुशल हुई। पंकज, एक बात बताइए कि गांव में कितने परिवार हैं आपके? हमारे गांव में लगभग 8-10 परिवार है टोटल। 8-10 परिवारों का एक छोटा सा गांव है। और गांव का नाम और लोकेशन एक बार आप बताइए, आपका गांव कहां पड़ता है, आपकी पट्टी या ब्लॉक? सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, टिहरी जिले से हूँ और मेरा जो ब्लॉक है वो जाखड़ीदार ब्लॉक है। और मेरा पोस्ट ऑफिस रजाखेत है और मेरा गांव का नाम नारगढ़ है। नारगढ़ गांव आपने बताया। टीवी 100 के दर्शकों से अपील है कि वो पंकज सेमवाल से रूबरू हो सकते हैं, फोन लाइन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके अनुभव ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। टीवी 100 के दर्शकों से हमारा निवेदन है कि वो जुड़ सकते हैं पंकज सेमवाल से और उनकी माता जी से सवाल कर सकते हैं, उनको संदेश दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। और विमला जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा कि 4 महीने तक आपका इलाज चला, उसके बाद गांव में क्या आपको लगता था कि आपके बेटे का जो नाम है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होगा? क्या कुछ ऐसी उम्मीद आपको लगती थी? वो हो रहा था सर, मेरे को भी कि होगा, कि गुरुजी ने उसने किया था। आपको भरोसा था अपने बेटे की वीरता पे कि उसकी वीरता का परचम जो है राजपथ पे भी लहराएगा। पंकज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन आपके सहयोगी रहे? सर, हमारे सहयोगी सबसे पहले श्री के चमोली, जो कि अंग्रेजी की प्रवक्ता है राजकीय इंटर कॉलेज रजाखेत में, उन्होंने हमारी सबसे पहले ही मदद की। उन्होंने खुद फॉर्म ला के देहरादून से फिर सारा भर के सब कुछ उन्होंने किया। यहाँ तक कि आने जाने का खर्चा भी उन्होंने दिया। मेरे को उन्होंने एक दिन नरेंद्र नगर सीओ साहब के यहाँ भेजा, तो फिर वहाँ उन्होंने मेरे को पैसे दिए और खुद मेरे को बोला कि बेटा तू जा और साइन मरवा के ला दे कागज के ऊपर। बहुत खूब, बहुत खूब। पंकज, एक गुरु को कितनी खुशी होती है जब उनका शिष्य जो है एक वीरता के कारनामे रचता है और उस वीरता के जो परचम है वो पूरा देश देखता, पूरी दुनिया देखती है। पंकज, इससे पहले भी आप दिल्ली आए थे कभी? नहीं, मैं पहली बार ही दिल्ली आया हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को पहली बार ही दिल्ली में
दिल्ली में आके जो 10 दिन मैंने यहाँ पे बिताए हैं, मैं 16 तारीख यहाँ आ गया हूँ और आज 26 तारीख हो गई है, तो मेरे को 10 दिन पूरे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं। तो मेरे को जितना ज़्यादा अभी घूमने के लिए मिला है तो उतना ज़्यादा अभी तक मैं पहले भी कभी घर में नहीं घूमा हूँगा। इतना आप पहले घूमे नहीं। दिल्ली में कहाँ कहाँ आप गए? दिल्ली में हम ताज होटल में भी गए थे, संसद भवन गए थे, PM हाउस गए थे और CM जी के यहाँ भी गए थे और कई जगह गए थे। कई जगह गए थे। जो दिल्ली आपने किताबों में पढ़ी थी, जो दिल्ली आपने टेलीविजन पे देखी थी, उस दिल्ली के दर्शन भी किए, दिल्ली में सैर सपाटा भी किया और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी लिया। बिमला जी, आपका पहले कभी दिल्ली आना हुआ? आप भी पहली बार दिल्ली आई? पहली बार दिल्ली आए। जब आपको ये सूचना मिली पंकज कि आपका चयन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए हुआ है, तो आपके गांव में, आपके स्कूल में और आपके जानने वालों में किस तरह की खुशखबरी, किस तरह की खुशी की लहर दौड़ी? सभी लोग बहुत खुश थे कि इसका नाम, किसी का नाम तो गया है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए। तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुतों ने हमें फोन करके बधाइयाँ दी, सभी लोगों ने बधाइयाँ दी। और इस सबसे ज़्यादा खुशी श्री KN चमोली सर को हुई, क्योंकि उन्होंने काम किया था और उस दिन देहरादून से वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते से ही फ़ोन आने लग गए थे और कि आपका बेटे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए आपने चुना था तो उसका सिलेक्ट हो गया है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें हुई। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को कॉल किया तो उसके बाद मैंने तो खाना भी नहीं खाया उस दिन रात को, इतनी ज़्यादा खुशी। इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि भूख भी नहीं लगी, खाना भी नहीं खाया। पंकज, अपने गांव के बारे में बताइए कि गांव में कितनी सुविधाएं हैं? गांव में बिजली तो है, पानी भी है, लेकिन वाहन की कोई सुविधा नहीं है। सड़क भी गई है लेकिन वो टूटी फूटी सी है और प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए भी दूर है थोड़ा। गांव में प्राथमिक चिकित्सा का कोई हिसाब नहीं है, सड़क भी है लेकिन दूर है। तो आप स्कूल कितना दूर है आपके गांव से? स्कूल लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है हमें खड़ी। ये जो गुलदार है, जो आदमखोर, जिसको स्थानीय भाषा में बाघ कहते हैं, क्या उसने बाद में किसी और पे भी हमला किया? हाँ जी, उसके बाद उन्होंने 2-3 एक लड़की को और 2-3 औरतों पे भी झपटा था। तो लड़की तो पूरी खत्म कर दी थी, लेकिन एक औरत को हल्का सा लगा था। तो फिर उसको वन विभाग वालों ने सीधा आदमखोर घोषित कर दिया था, तो उसके बाद उसे शूट कर दिया गया। बाघ ने जो है एक बच्ची को अपना निवाला बनाया, एक और महिला पे हमला किया। उसके बाद हालांकि वन विभाग ने उस बाघ का खात्मा कर दिया था। बाघ यानी कि गुलदार, जिसको कि उत्तराखंड के जनमानस में उत्तराखंड की जनता बाघ नाम से बोलती है, पुकारती है। आपको बता दें पंकज कि इससे पहले भी टिहरी के अर्जुन वल्दिया ने वीरता पुरस्कार जीता है। उन्होंने भी अपनी मां को गुलदार के हमले से बचाया था। बिमला जी, दिल्ली आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दिल्ली अच्छा लगा। और पंकज, आपसे पूछे तो पहाड़ में आपको क्या अच्छा लगता है? पहाड़ में जो सुकून है वो यहाँ दिल्ली में नहीं है। पहाड़ में हवा भी ताजी है और पानी पूनी सब कुछ ठीक है। यहाँ तो दिल्ली में पानी भी ठीक नहीं है और हवा भी ठीक नहीं है। हालांकि पहाड़ में बिजली की थोड़ा परेशानी है कि कभी कभी चले जाती है। जी पंकज, हम आपको यहाँ पे रोकेंगे। आपने कहा कि दिल्ली बहुत अच्छी है, लेकिन दिल्ली का हवा पानी आपको रास नहीं आया। पहाड़ की शुद्ध हवा और ठंडा पानी आपको बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ चमोली से कुंवर सिंह जी जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, हेलो जी कुंवर सिंह जी, पंकज सेमवाल से आप रूबरू हो रहे हैं। पंकज सेमवाल और उनकी माता विमला देवी जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आप पूछना चाहेंगे पंकज जी से? सर, पूछना तो नहीं चाह रहे, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, सेमवाल जी को भी और उनकी मम्मी के लिए भी, दोनों लोगों के लिए, कि उन्होंने इतनी खतरनाक घटना को अंजाम दिया है। बाघ के सामने साहब अच्छे के होश पस्त हो जाते हैं। हम भी पहाड़ के ही रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, देखते ही होश उड़ जाते हैं सर इनके। तो इसलिए जो है उन्होंने इतनी मतलब वीरता का काम किया है कि देख के हमें लग रहा है TV 100 पे कि हाँ, इन्होंने कौन सा काम किया होगा, इतना कहाँ से ये जुनून आया इनके अंदर, इतना तगड़ा जुनून। वो तो हम भी सब गांव के रहने वाले, जंगल के रहने वाले हैं। जी कुंवर सिंह जी, बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, हमारा भी वास्ता पड़ता है जल, जंगल और जमीन से। और जब कोई बाघ नरभक्षी हो जाता है तो कितनी चिंता की बात हो जाती है, कितना चिंता का विषय हो जाता है। पंकज जी, आपने कहा दिल्ली में आपको प्रदूषण नजर आया, पहाड़ की आबो हवा आपको अच्छी लगी,
जब आप घर जाएंगे तो क्या संदेश देंगे आप अपने संगी साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या फिर जानने वालों को कि दिल्ली में आओ भगत कैसे हुई? दिल्ली हम अपने दोस्तों से और पास पड़ोस के लोगों से और वो सभी लोगों से, जो भी रिश्तेदारों से, तो जो चीज़ हमने गांव में नहीं मिला वो हमें यहाँ मिला। जैसे हमें यहाँ प्राथमिक चिकित्सा भी नज़दीक है, गांव में वो चीज़ नहीं है। यहाँ वाहन नज़दीक है, वहाँ नहीं है। गांव में सिर्फ वाहन और प्राथमिक चिकित्सा के कारण लोग प्लान कर चुके हैं। बड़ा अच्छा सवाल, इतनी कम उम्र में कितना अच्छा सवाल पंकज ने उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सारी सुविधाएं हैं और पहाड़ के लोग अगर दिल्ली आते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो उसका मेन मकसद, मुख्य मकसद यही होता है कि वहां पे सुविधाएं नहीं है। पलायन की ओर पंकज ने इशारा किया कि पलायन की सबसे बड़ी जो वजह है वो है मूलभूत सुविधाओं का न होना। आप टिहरी से दिल्ली आए, इस दौरान आप दूसरी जगह भी गए, जैसे कि देहरादून या टिहरी में भी आपका सम्मान हुआ? नहीं, सबसे पहले हमारा सम्मान हमारे इंटर कॉलेज में श्री राकेश पेटवाल जी ने, जो कि देहरादून में मोती सस्ता चलाते हैं, उन्होंने किया था। हमें 5 धरती पुत्र का नाम दिया था। धरती पुत्र का नाम दिया था, वाकई में आप इसके हकदार भी हैं। उसके बाद देहरादून आना हुआ? नहीं, देहरादून अब यहाँ से जाने के बाद प्रोग्राम, इसके बाद आप देहरादून जाएंगे। जी। वीरता की जो कहानियां आपने किताबों में पढ़ी थी, जो संस्मरण सुने थे, जो किस्से सुने थे, जब आपको वीर बालक पुकारा जाता है, वीर बालक के नाम से जाना जाता है, कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें बड़ा सम्मान से पुकारते हैं कि वीर बालक आ गया। अभी जब मैं घर जाऊंगा तो सब लोग पहले ही सड़क में हमें आधे रास्ते में लेने आ जाएंगे कि पंकज आ रहा है, चलो। जैसे दोस्त लोग भी आधे रास्ते में आ जाएंगे लेने के लिए। दोस्त भी आ जाएंगे स्वागत के लिए। पंकज, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 12th B में हूँ, बायो से। बायो। आपकी योजना क्या है भविष्य में? आपका लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप? वैसे बनना तो बहुत कुछ चाहता था, पर भगवान ने ऐसा कर दिया कि अब कुछ रहेगी। वैसे मैं डॉक्टर भी बनना चाहता, अब डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान ने ऐसे कर दिया? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सर 11 मार्च 2017 को हमारे पिताजी की डेथ हो गई है, तो फिर हमें एक साल में 2 झटके सहने पड़े। सबसे पहले तो मम्मी पे वार हुआ, फिर उसके बाद पिताजी चले गए। आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन पंकज, अब जो है आपको जो वीरता पुरस्कार मिला है, आप पे एक जिम्मेदारी है। वीर पुरुष कैसे आगे बढ़ते हैं वो भी आपने साबित करना है। जीवन में एक मुकाम है, एक लक्ष्य है, उसको कैसे हासिल करना है। विमला जी, आपके गांव में जो पानी की जो समस्या है, बिजली की जो समस्या है, उससे महिलाएं कितनी परेशान होती हैं? समस्या है भी या सुविधा संपन्न गांव है? सुविधा तो नहीं है भैया। सुविधा नहीं है तो पानी के लिए आपको किस पे, नल पे पानी आते हैं कहीं पंदेरे में, या फिर प्राकृतिक जल स्रोतों में जाना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और खेती बाड़ी का क्या हिसाब है? खेती बाड़ी में अनाज ठीक ठाक होता है या फिर उसके लिए भी बाजार पे निर्भर रहना पड़ता है? नहीं भैया, ऐसे रहते हैं हम, जैसे शहर में रहते हैं ऐसे। वहाँ खेती बाड़ी खत्म हो चुकी है? नहीं है भैया, खेती बाड़ी खत्म हो चुकी है। पंकज, आपसे ये सवाल कि गांव में खेती बाड़ी खत्म हो चुकी है तो जंगली जानवर इतने नजदीक तक गांव के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर, जो टिहरी डैम बना था तो उसमें सारी हमारे गांव वालों की सारी जमीनें डूब चुकी है, तो जो बचे कुचे खेत है तो कम ही है, सबके पास जमीनें कमी है। टिहरी डैम आ गया, जंगल ऊपर है थोड़ा, तो जंगली जानवर सब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नीचे पानी हो गया, पानी की साइड तो रह नहीं सकते, इसलिए वो हमारी तरफ आ रहा है। आपके यहाँ जो एक पुल की जो बात थी, डोबरा चांटी का जो पुल था, वो क्या बन चुका है क्या? नहीं, अभी तक नहीं बन पाया हो अभी। तो उससे भी कुछ दिक्कतें होती होंगी यातायात के साधनों की? बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन क्या करें, फिर जब बन ही नहीं पाया अभी तक। तो आपको क्या लगता है, एक वीर बालक होने के नाते सरकार, शासन या प्रशासन आपके गांव के, आपके पिछड़े गांव की या फिर आपके अगल बगल के पिछड़े गांव की क्या कुछ सुध लेगी? अब तो पता नहीं सर, सुनते हैं कि नहीं सुनते। बहुत सही कहा आपने कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कुछ सुनते भी हैं या नहीं। आपको जब ये सूचना मिली, सबसे पहले ये सूचना किसने दी आपको? आपने कहा कि टीचर से मिली। सबसे पहले आपको यकीन हुआ कि आपका चयन हो गया?
नहीं, सबसे पहले मेरे को सर ने ही बताया था कि, और सर को कॉल डोभाल जी जो कि बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया था सर के लिए फोन किए कि आपके बच्चा जो आप जिसकी फाइल आप बना रहे थे वो बच्चा सेलेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले चमोली सर ने फोन किया मेरे को। हमारे साथ पंकज देहरादून से आरती जुड़ी है। आरती, स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर, मैं पंकज संवाल को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ वीरता पुरस्कार के लिए। जी पंकज जी, आपको बधाई दे रही हैं आरती। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप और क्या कुछ कहना चाहेंगी आरती जी? सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हें वीरता पुरस्कार मिला है, ये देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए काफी गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि वीरता किन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में, किन्हीं भौगोलिक सीमाओं में बंद के नहीं रहती, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जब उत्तराखंड से कोई वीर बालक आए तो उत्तराखंड में मार्शल कौम होती है, उत्तराखंड के लोग वीर होते हैं। तो आपने सही कहा कि देश के लिए और उत्तराखंड के लिए, दोनों के लिए ही गौरव की बात है। धन्यवाद आरती हमारे साथ बात करने के लिए। तो पंकज, आप देख रहे हैं कि इस लाइव प्रोग्राम में आपके लिए फोन आ रहे हैं जगह जगह से। सब यही कह रहे हैं कि आपने देश का नाम रोशन किया है, आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब आगे आप अपने से छोटों को या अपने हम उम्र लोगों के, अपने से बड़ों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए। किसी भी मुसीबत में पहले सबसे पहले हिम्मत रखो। जैसे कोई बगैर आगे कोई महिला या कोई पुरुष किसी मुसीबत में है तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं उसे छोड़ दो। अगर जो हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें पहले उसकी मदद करनी चाहिए, फिर आप अपना काम कर लेना चाहिए। अपना काम कर लेना चाहिए। बिमला जी, पहाड़ में महिलाओं का जीवन कितना कठिन है, क्या कठिनाइयां हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। पहाड़ में महिलाओं का जीवन कितना कठिन है? बहुत ज्यादा कठिन है। बहुत ज्यादा कठिन है। जब आपने यहाँ दिल्ली में देखा तो दिल्ली का जीवन और वहां के जीवन में क्या फर्क नजर आया आपको? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नजर आपको आया। पंकज, आपको क्या लगता है कि पहाड़ में जो प्रतिभाएं हैं वो निखर नहीं पाती हैं, सुविधाओं के अभाव में जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं? जी, वहाँ जो लोग प्लान इसी कारण तो कर रहे हैं कि वहाँ सुविधा नहीं है, फिर वहाँ काम करने का भी कोई साधन नहीं है कि कहीं कुछ वो कर सके, कहीं कुछ काम ढूंढ सके अपने लिए, कि कहीं कुछ अपना पालन पोषण कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तो लोग प्लान कर चुके हैं। कोई दिल्ली आ चुका है, कोई देहरादून में रह रहा है, कोई ऋषिकेश रह रहा है। अपने अपने स्थान में जो जैसे थे वो सब, जिनके पास ठीक ठाक है घर से, तो वो तो कर रहे हैं प्लान, लेकिन जो नहीं है वो वहीं रुक गया, वहीं रह रहे हैं। पंकज, हमारे साथ ऋषिकेश से हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु जी, पंकज वीरता पुरस्कार विजेता वीर बालक हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो पंकज और उनकी माताजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंकज जैसे युवाओं की समाज को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा जो समाज है दिशा विहीन होता नजर आता है। और जब पंकज जैसे युवा नजर आते हैं तो लगता है कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो आगे इसको ले जा सकते हैं। और जो समाज में लोग कहीं न कहीं अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, उनको पंकज जैसे युवा जो हैं वो एक नई राह दिखा सकते हैं। तो पंकज और उनकी माताजी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में पंकज इसी वीरता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और उत्तराखंड में जो युवा अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, क्योंकि 17 साल राज्य को बने हो गए, लेकिन अभी भी राज्य में ऐसे युवाओं की कमी दिखाई देती है जो एक नई दिशा दें राज्य को और एक नई दिशा में लेकर के जाए। क्योंकि यहाँ पर हालात जो सरकारों के हैं वो सरकारें उस तरीके से काम नहीं करती। तो पंकज जैसे युवा जो हैं वो सरकार को भी दिशा दिखा सकते हैं, युवाओं को भी उनका नेतृत्व करके आगे ले जा सकते हैं। और इससे राज्य जो हमारा है वो तरक्की करेगा। और तरक्की के लिए हमें पंकज जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ बात करने के लिए। हिमांशु कह रहे थे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं पंकज, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी है। जी सर, हम प्रेरणा इस कारण बन सकते हैं कि हम किसी की मदद कर सके, फिर से कहीं भी किसी भी काम की जरूरत पड़े तो मैं अपने लिए अपना वो पूरा सहयोग दूंगा जो भी हो सके मेरे से।